Good evening and welcome to our Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के देश के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। At the stock market, snapping 3 days of gains, Sensex slumped 770 points. Nifty drops 220 points. Rupee weakens 2 paise against the dollar. Jewelry and watchmaker Titan's third quarter standalone net profit jumps 135% to 987 crore rupees, and country's sugar production to increase 5.6% to 18.7 million tons during October to January period of ongoing marketing season. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थमा। सेंसेक्स 770 अंक लौटका, निफ्टी 220 अंक नीचे आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 2 पैसे कमजोर। आभूषण और घड़ी निर्माता टाइटन कंपनी का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 135% बढ़ा, 987 करोड़ रुपए पर पहुंचा। और देश में अक्टूबर से जनवरी के दौरान वर्तमान मार्केटिंग सीजन में चीनी का उत्पादन 5.6% बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख टन पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 770 अंक यानी 1.3% घाटे के साथ 58,788 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक यानी 1.1% नुकसान के साथ 17,560 दर्ज हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन आज बेहतर दिखा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.9% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की गिरावट हुई। At the stock market, snapping 3 days of gains, the Sensex of the Bombay Stock Exchange slumped 770 points or 1.3% to end at 58,788 today. The Nifty at the National Stock Exchange plunged 220 points or 1.1% to 17,560. In the broader market, the decline was a little subdued, with the BSE Mid-Cap Index losing 0.9% and the Small Cap Index shedding 0.4%. Sectorally, on the BSE, the IT index was the leading loser, declining 2%. The IT index slumped 1.8%. The realty index slid 1.7%. The capital goods index slipped 1.4%. The finance and the energy index dropped 1.3% each. The oil and gas index lost 1.1%. The industrials index declined 1%. The bank fell 0.8%. The power index ended 0.7% lower, and the basic material and the utilities index shed 0.5% each. Among the advancing indices, the auto index rose 0.4% and the consumer durables index inched up 0.3%. Meanwhile, IHS Markit India Services PMI came at 51.5 in January 2022, lower than 55.5 posted in December 2021. The headline figure pointed to the slowest rate of expansion in the current 6-month sequence of growth. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 2 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। राजीव, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। पिछले 3 सत्रों से हम दिवाली लगातार देख रहे थे, आज गिरावट है। क्या प्रमुख कारण रहे आपकी नजरों में? पहला प्रमुख कारण मनोज जी वाज के प्रॉफिट बुकिंग है नॉर्मल। अगर आप देखेंगे तो हम 16,800 के स्तर के आसपास थे। उसके बाद 1,000 पॉइंट की तेजी हमने बजट से पहले भी थोड़ा सा बाजार बढ़ा हुआ था और बजट के बाद 2 दिन फिर बाजार बढ़ा। बजट वाले दिन उसके अगले दिन तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है एक रेगुलर इंटरवल पे आती है, बिकॉज मार्केट एक ब्रॉड रेंज बाउंड मूव में जा चुकी है, क्योंकि कुछ जो अभी इवेंट्स हैं, जो कुछ हेडविंड्स हैं, वो थोड़ी, चाहे वो यूएस फेड का रिस्क हो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रेट या ग्लोबल लिक्विडिटी का जो है कम होना फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, सो देयर आर सम हेडविंड्स जिसकी वजह से एट रेगुलर इंटरवल पे हम प्रॉफिट देखते हैं। तो
इट्स अ वेरी सिंपल केस के 4-5 दिन लगातार बढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि बाजार में एक दिन मंदी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ गई। और उसका एक और भी बड़ा रीजन है कि कल जब मार्केट बंद हो चुकी थी तो यूएस में मेटा प्लेटफॉर्म, जो पुरानी फेसबुक कंपनी के नाम से जानी जाती थी, उसके जो नंबर्स आए उसके बाद जो पोस्ट मार्केट आज में 20% का जो नीचे सर्किट लगा, तो ये टेंशन थी कि आज यूएस मार्केट जो है रात को जब खुलेंगी शाम के टाइम, अभी कुछ समय बाद, तो घटेंगी। तो उसके लिए बाकी यूरोपियन बाजार भी वीक थे और एशियन बाजार इंक्लूडिंग इंडिया वर आल्सो सॉफ्ट टुडे। Wanting to check with you, Rajiv, and this is linked a little to the announcement made yesterday and the day before. The government's anticipated gross borrowings for financial year 2023 came up to 14.95 lakh crores, much higher than the market's estimates, which was around 12 lakh crore rupees. So how will this play out in the bond market? See, initial reaction was that of a knee-jerk. I don't think so that has been followed. I mean, this was one point where everybody said, oh, this is going to be, this is likely to happen. But on the other side, most of the people are saying that as far as the earning estimates are concerned, they are on the conservative side. So at the same time, I think the government has been prudent enough, I mean, as they say, conservative in terms of making the balance sheet, where I said that we might borrow. I don't think so that it is going to be as high, the probability, but they want to keep a buffer. So you see, we are in the wave 3 of COVID. We don't know how many, and wave may or may not come. I hope it doesn't come. Right. The only thing is that, I think this time, not this time, I think the general trend in the last 2-3 years has been that fair enough. If we have to say something which market might not like later, let's say it on the same day, and so that it gets time to absorb it. So I don't think so. As far as bond is concerned, it was one day, probably in a day or two, you will find it might go up because of some other reason, in the sense that we are expecting that, globally the liquidity will get tightened up. Inflation in US is turning out to be far more stickier than it was earlier expected. So because of that, those reasons might go up. But I don't think so this borrowing program is going to disturb rather, more than 1 or 2 days. That's it. राजीव, बजट की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। अब जब बजट आ चुका तो पूरे 1 साल का टाइम होरिजन लेकर यदि हम देखें, यानी अगले बजट से पहले तक कौन कौन से ऐसे 3 सेक्टर आप दिख रहे हैं जो कह लें कि आपको दिख रहे हैं जो अभी से लेके अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बजट को ध्यान में रखकर? मनोज जी, मेरे हिसाब से पहला उसमें से रहेगा आईटी का क्षेत्र, बिकॉज वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पिछले 18 महीने में जितनी टेलविंड्स या जिसे कहें जितने फैक्टर्स उनके फेवर में गए हैं, वो प्ले आउट होने अभी भी बचे हैं। थोड़ा सा हो सकता है वैल्यू करेक्शन, तो हो सकता है आप अगले महीने थोड़ा नीचे देखें, बट आप 1 साल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा कि 1 साल बाद आईटी क्षेत्र ऐसा है जी। उसके बाद पीएसयू बैंक ऐसे हैं, बिकॉज जो भी पिछले 5 सालों में आपने जो क्लीन अप देखा है वो हो चुका है, एंड जो क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पीएसयू बैंक्स है इज फार बेटर। अब इंतजार है कि क्रेडिट ऑफ टेक कब बढ़ता है, और जो क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट जो बीच में प्रॉब्लम रही थी उसके चलते उनकी डिस्काउंटिंग कम होती थी, मतलब उनको 6, 7, 8 की पी मिलती थी। अब जब अर्निंग्स आएगी तो उसी को डिस्काउंटिंग जो है बेटर मिलने की उम्मीद है मेरे को जी। तो एक आईटी, एक पीएसयू बैंकिंग स्पेस, और एक स्पेस जो है वो मुझे लगता है कि कुछ ऑटो क्षेत्र की कुछ कंपनियां, ऑटो एंसिलरी की कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसमें जो कि अपने आप को पिछले 3-4 साल से ईवी स्पेस में जाने के लिए ढालने की कोशिश कर रही थी, और अब उनके जो प्लान्स है वो फ्रक्टिफाई होने का टाइम आ गया। सो वो एक दूसरा क्षेत्र है जो मुझे लगता है कि अगले 1 साल में जो कि आपने एक टारगेट डेट बताई उस तक बेटर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझकर इन्वेस्ट कर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हम शेयर बाजार पर चर्चा कर रहे हैं और एक परिणाम कंपनी का। आभूषण और घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन का चालू वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 135% बढ़ा 987 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व लगभग 35% बढ़कर 9,381 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। राजीव, यहां पर हम सिर्फ टाइटन ही नहीं बल्कि पूरा जो ये कह लें कि सेक्टर है आभूषण का और खासतौर से जो कीमती घड़ियां हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक तो कंपनी के प्रदर्शन पर भी और दूसरा ये सेक्टर जो आने वाला दिन है उसे ध्यान में रखते हुए निवेशकों के लिए कैसा दिख रहा आपको? इसमें मनोज जी एक बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है कि विनर टेक्स इट ऑल की किस्सा है कि इसमें जो टाइटन है वो ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज जो है इसमें लिस्टेड कंपनीज पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, पर उनमें कुछ कंपनीज में निवेशकों का उनकी बैलेंस शीट पे उतना भरोसा नहीं है जितना कि नॉर्मली होता है, क्योंकि एक तो ये ऐसा सेक्टर है जहां पे कह लीजिए कि आप रेगुलेशंस अभी चेंज हुई हैं तो कुछ बिजनेसेस को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जब से पिछले 3 सालों से कुछ जो ट्रैकिंग टैक्स जिसे मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जीएसटी ये ताकि जो ट्रांजैक्शन हो जिसमें कि काला मनी ब्लैक मनी ना खप पाए वो एक सरकार ने कदम उठाए थे कुछ। उसके चलते जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे के कैश में काम हो जाता था ये सब होता था, ये चीजें सब खत्म होकर अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चीजें जा रही हैं। तो और बिकॉज टाइटन जो है सबसे बड़ा प्लेयर है एंड मोस्ट इन टर्म्स ऑफ in terms of the volume and the branded jewelry business, उसके चलते थोड़ा सा जो मार्केट शेयर है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बाकी क्षेत्रों बाकी कंपनियां जो हैं जो उनसे नीचे आती हैं उनमें 1-2 कंपनियों को छोड़ के आई थिंक थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहे हैं और 1-2 एक्सीडेंट भी हुआ है। बैलेंस शीट के मालूम चला है कि सब्सिडीज में बहुत ज्यादा डेट था और प्रमोटर इशू निकले। सो वाइल देयर इज अ चांसेस के ये स्टॉक्स इस क्षेत्र से बेहतर करते रहेंगे, पर वो गिने 1-2 चुने हुए स्टॉक्स ही होंगे जो कि इसमें वो डिलीवर कर पाएंगे रिटर्न जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जी जी, राइट। Rajiv ji, when you earlier spoke and we said that the auto sector has held steady. In fact, despite the Sensex slipping, the auto sector held steady. And we earlier spoke about the electronic vehicles and auxiliary industries. So do you think that somewhere, we have a lot of MSMEs also in this, in terms of job creation, in terms of how we see even the stock markets going up for these mid-caps? No, see, as far as job creation is concerned, a lot of auto ancillaries, in probably 95 onwards, they have been one of the biggest job creators as far as auto ancillaries is concerned. And especially in certain pockets, if you go to NCR and then towards certain parts in Tamil Nadu. So I think this is where all those auto ancillary units probably which had the kind of thought process that we want to get into EV space. See, some of them earlier kind of shrugged it off that EV is going to take 10 years, 20 years, but the inflection point of the EVs in India has come far before what was being expected 2 or 3 years back. So I think there is as far as job creation is concerned, it is one of these sectors which creates decent amount of job in manufacturing. Secondly, as far as the mid cap is concerned, I would not distinguish a company bit on a capitalization basis. The fact is that if it's a good company, it has a large market share in, let's say, it supplies, let's say, 13% or 14 or 20% shares of a particular, company, let's say, 25% share in, let's say, what Honda makes, then those are the large companies which are able to, beat the blues which you get in between when, demand drops down. So not mid-caps, a good, well-efficient and auto ancillary company, even if it's in large cap space, doesn't matter. But this is a space where you will find winners which will emerge companies which have not done well in last 5 years, but will do well in next 5 or 10 years to come. That's a very interesting lens, Rajiv. Thank you. In terms of how we see that we don't only see mid-cap, but we also see market share. Thank you.
राजीव, आम श्रोताओं के लिए हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहते हैं कि बाजार की जो अब दिशा रहने वाली है वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, उसमें अपना निवेश और अपनी नजर कहां बनाए रखनी चाहिए, किस तरह अपना व्यवहार आने वाले दिनों के लिए बढ़ाए रखना चाहिए, पूरे एक वर्ष का लक्ष्य लेके सलाह दें। मनोज जी, क्या करें उससे ज्यादा जरूरी है क्या ना करें। जी जी जी। और उसमें क्या ना करें में सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाजार में जो टिप है और ये स्मॉल कैप है, आईबीसी में कंपनियां हैं और ये ₹5 का शेयर है, ये ₹8 हो जाएगा, एसएमएस पे आएगा, ट्विटर पे आएगा, उन सब ज्ञान से दूर रहें। एंड अगर आप एसआईपी करते हैं तो स्टिक टू एसआईपी, और अगर आपको डायरेक्ट इस पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में, so before you invest your money, please invest your time in learning about it and उसके जो रिस्क है कि, और अभी क्या है, बाजार अभी तेज है, आपने 2 महीने वेट करा, कुछ दिनों बाद शेयर ऊपर हो गया, 4 शेयर लिए थे, 2 नीचे गिर गए, 2 ऊपर बढ़ गए, तो नेट में प्रॉफिट हो गया। वो सारी चीजें जब ग्लोबल एसेट क्लास का रुख बदलता है और हेडविंड्स के चलते बदल सकता है आने वाले समय में, तो उस समय पे थोड़ा सा ये लगे, अगर आज मैं ले रहा हूं, मैं अच्छी कंपनी लूं और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूं। बाकी अगर आप अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो अगला 1 साल भी नहीं, 2 साल आप ब्रॉडर रिटर्न जो है आपको बेटर आ जाएंगी। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक नहीं है, यू बाय अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड यू शुड बी बाइंग अ पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस देन बाइंग अ स्टॉक प्राइस। जी, आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। चीन और हांगकांग के बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.1% घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.7% में रहा। पिछले 6 महीने के दौरान तेज गति से फैक्ट्री उत्पादन बढ़ने संबंधी आंकड़ों का निवेशकों ने स्वागत किया। सिंगापुर में वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की अगुवाई में लिवाली से स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 2% ऊपर आ गया। यूरोपीय शेयर बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% ऊपर था। फ्रांस के CAC 40 में 0.3% की गिरावट थी और जर्मनी का डेक्स भी 0.4% नीचे कारोबार कर रहा था। A look at the U.S. markets on Wall Street, rising for the 4th straight day yesterday. All 3 key indices ended higher, aided by upbeat earnings from Google parent Alphabet and chipmaker Advanced Micro Devices. But the mood looked sour in post-market trade when Facebook owner Meta Platforms plunged as much as 22% after it missed on Wall Street earnings estimates and posted a weaker than expected forecast. Meanwhile, traders are betting on 5 rate hikes this year after hawkish comments from the U.S. Federal Reserve in January. So the Dow Jones Industrial Average climbed 224 points or 0.6% to end at 35,629. The S&P 500 advanced 43 points or 0.9% to close at 4,589, and the Nasdaq Composite gained 72 points or 14,418. Among companies reporting earnings, Google parent Alphabet jumped 7.5% after reporting record quarterly sales on Tuesday. Advanced Micro Devices surged 5.1% after the company forecast 2022 revenue above expectations following strong quarterly demand for its semiconductors despite global supply snags. राजीव, वैश्विक बाजारों पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, खासतौर से अमेरिका को ध्यान में रखकर और जो कंपनियों के परिणाम आ रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। देखिए, बहुत डाइवर्जेंस है। अगर आप कल देखें तो जैसे गूगल, अल्फाबेट, अभी जब बात हुई कि अल्फाबेट, जैसा कि उन्होंने कहा कि अल्फाबेट के नंबर्स बेटर थे और उन्होंने अपने शेयर में एक स्टॉक स्प्लिट करा, वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो तेजी थी, उसके बाद AMD, इनफैक्ट 2 ही स्टॉक थे जिसकी वजह से कल पूरा डाउ ग्रीन में बंद हुआ, अदरवाइज रेड होता। अभी आप देखेंगे तो मेटा जो फेसबुक की है उसका स्टॉक अभी एज वी स्पीक करीब $251 पे ट्रेड हो रहा है। तो डाइवर्जेंस है इवन इन टेक कंपनीज। जो अभी स्पॉटिफाई की जो रिजल्ट आए वो थोड़ा सा देखने वाला है, तो एक डाइवर्जेंस हो गई है और बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, वो थोड़ी करेक्ट कर रही है। सो अगर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज कि वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा, जिसके चलते इमर्जिंग मार्केट्स भी थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ। बट एक सब तरफा ना बाजार ऊपर जाता ना एक तरफ नीचे गिरता, तो फेजेस होंगे। बट बेरिशनेस की जो जिसे कहते हैं रुझान है वो बढ़ गया है,
ग्लोबल मार्केट्स में। अच्छा, यहीं पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के दौरान बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, हम आपका ध्यान यूरोपीय अर्थव्यवस्था की ओर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे पूरे यूरो जोन का ग्रोथ कैसा दिख रहा आपको आने वाले समय में, खासतौर से यदि हम जो 3 प्रमुख देश हैं उनके हितों को ध्यान में रखें तो। देखिए, ऑनेस्टली मनोज जी, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर। मतलब उसकी रीजन क्या है कि मैं ना तो इकोनॉमिस्ट हूँ और ना ही मतलब तो इंडिया को तो शायद फिर भी कोई बोल दे, यूरोप का नहीं। बट जो मैंने जो अखबार जितना मैं पढ़ता हूँ अखबारों से, या जितना मुझे समझ आया, लॉकडाउन की वजह से देयर आर चांसेस के सम ऑफ द नंबर्स विच आर गोइंग टू कम वो थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं अगले एक क्वार्टर में। बट अगर आप उनकी जो रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी है, अगर आप उसको देखेंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अगर 2 क्वार्टर जीडीपी नहीं बढ़े तो वो अपने आप को रिसेशन में अनाउंस कर देते हैं। जी। तो इस तरीके से वो नंबर जिस तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो उनको समझना मुश्किल है, एटलीस्ट मेरे लिए तो मुश्किल है। सेकेंडली, अगर आप उनके स्टॉक मार्केट को इंडेक्सेस को देखेंगे तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है वो ना ज्यादा बहुत बढ़ते हैं ना ज्यादा बहुत घटते हैं, उनके अंदर वॉलेटिलिटी का एलिमेंट बहुत कम है। सो as far as economy is concerned, I think because of lockdowns and everything, जो ports में हुआ है, supply chain disruptions हुई हैं, numbers can be soft for next 2 quarters at least. जी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम श्रोताओं की ओर से राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मनोज। आइए बढ़ते हैं आगे और खबरों का सिलसिला लिए चलते हैं कृषि क्षेत्र में और खास तौर से मिठास बढ़ाने के उपायों पर। देश में वर्ष 2021-22 के दौरान अक्टूबर से जनवरी के बीच में चीनी का उत्पादन 5.6% बढ़कर 18.7 मिलियन टन पर पहुंच गया। भारतीय चीनी मिल संघ ISMA की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से जनवरी के दौरान वर्तमान चीनी मार्केटिंग ईयर में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा घटा 5 मिलियन टन रहा, जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन बढ़ा 7.3 मिलियन टन पर पहुंच गया। उद्योग निकाय चीनी क्षेत्र से जुड़े उद्योग निकाय ISMA ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजट प्रावधान में 300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का चीनी उद्योग पर अनुकूल असर पड़ेगा। इससे इथेनॉल ब्लेंडिंग की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश का तेल आयात बिल घटेगा। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए हैं कृषि क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ और रूरल वॉइस के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। हरवीर, सबसे पहले तो हमारे आम जो श्रोता हैं उनके नजरिए से हम समझना चाहेंगे कि चीनी का जो मार्केटिंग ईयर होता है वो कब से कब तक रहता है, और उसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि चीनी उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लगभग 5.6% की। यह कितना यानी कह लें कि अर्थ रखती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शुगर का जो सीजन है ये अक्टूबर से सितंबर होता है। जैसे अभी का जो चालू सीजन है ये अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है और सितंबर 2022 में समाप्त होगा। जहां तक चीनी उत्पादन में आपने कहा बढ़ोतरी हुई है, उसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों वहां पे पिछले 2 साल सूखे की वजह से, कम बारिश की वजह से उत्पादन अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का उत्पादन ठीक है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लगभग बराबर रहेंगे उत्पादन के मामले में। शायद महाराष्ट्र थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर जो चीनी की हमारी कह लें कि उपलब्धता है देश में, अगले कितने समय के लिए हम मान के चलें, अगले वर्ष तक के लिए पर्याप्त है, और इस उत्पादन बढ़ने का क्या असर रहेगा उपभोक्ताओं पर? देखिए, हमारी जो खपत है वो तो करीब 240 से 250 लाख टन का रिक्वायरमेंट है और चीनी उत्पादन 300 लाख टन के आसपास रहेगा।
तो हमारे पास पहले का भी कैरी ओवर स्टॉक्स हैं, तो हमारे पास एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है और हम 2 साल से 50 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते रहे हैं और इस बार भी लगभग इतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उपलब्धता का कोई दिक्कत नहीं है और प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ये एक बेहतर स्थिति है। Harviji, we're talking about ethanol blending. A lot of conversations are happening about that. What would be the impact of ethanol blending and its impact on overall our oil bill? No, actually ethanol blending is a very good initiative and we have a target to touch 10% in all over the country in petrol blending of ethanol. Ethanol is a green fuel and it reduces the emission level and it has created a good revenue stream for sugar industry. So that is beneficial to the industry as well as to the farmer. Thank you. It is environmentally good and it reduces the import of crude oil in the country as much quantity as we get from here. यानी कुल मिलाकर हम ये मान के चलें कि सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया है 300 करोड़ रुपए बढ़ोतरी का, उसका लाभ मिलने वाला है सीधा किसानों को और उद्योग को। हाँ, सब बहुत इंडस्ट्री को मिल रहा है और काफी एक्सपेंशन हुआ है। ये डिस्टिलरीज के उसमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, सस्ता कर्ज दिया है और ये डिस्टिलरी लगाने का जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है परमिशंस का बहुत तेज कर दिया है उसको। जी जी। तो इससे क्या है कि लगातार ये उत्पादन बढ़ेगा, मिलों के पास कमाई का बेहतर उपाय होगा सो दैट वो किसानों को भी ठीक समय पर पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए इस लिहाज से किसानों के लिए भी अच्छा है। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हरप्रीत जी, quick look at the oil prices. Global crude oil prices eased today following weak U.S. payrolls data and some profit taking, but remained underpinned by tight supply. The Organization of the Petroleum Exporting Countries and Allies led by Russia agreed yesterday to raise output more quickly. Brent crude fell 61 cents to trade at $88.86 a barrel. सराफा बाजार बहुत संक्षिप्त में। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 37 रुपए बढ़ा 47,902 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 536 रुपए फिसलकर 61,102 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा घटा है, $1,803 प्रति औंस पर आ गया। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम विदा लेना चाहेंगे मुख्य समाचारों के साथ। Quick reminder of the headlines at the stock market snapping 3 days of gains. Sensex slumped 770 points. Nifty drops 220 points. Rupee weakens 2 paise against the dollar. Jewelry and watchmaker Titan's third quarter standalone net profit jumps 135% to 987 crore rupees. And country's sugar production to increase 5.6% to 18.7 million tons during the October to January period of the ongoing marketing season. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.